और खबरों की शुरुआत करेंगे। राज्यों में जो विधानसभा चुनाव जीतने वाले 12 बीजेपी सांसद हैं, उनमें से 10 ने लोकसभा से जो इस्तीफा दे दिया है उनसे। इनमें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल हैं। इसके साथ ही नए कृषि मंत्री की नाम की जो अटकलें हैं वो काफी तेज हो गई हैं। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय जी के पास। लक्ष्मण जी, बीजेपी सांसदों के इस्तीफे के बाद अब आगे क्या होता हुआ दिखाई देगा? देखिए, अब आगे यहाँ से जो रणनीति बनती हुई दिख रही है, दो विकल्प हैं। एक विकल्प ये है कि जो मंत्री पद खाली हुआ है उस मंत्री पद को भरा जाए। भरने के लिए मौजूदा केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य को अतिरिक्त जिम्मेदारी दी जा सकती है या फिर नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं। चूंकि अब लोकसभा चुनाव काफी नजदीक आ गया है, इस वजह से कैबिनेट में फेरबदल का जो विकल्प है उसकी संभावना कम है। हाँ, नए चेहरे शामिल करेंगे तो कई सारे मंत्री और भी हैं जहां पे अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है, जैसे कि सिंधिया के पास एविएशन मिनिस्ट्री भी है, स्टील मिनिस्ट्री भी है। इसी तरीके से गडकरी के पास अतिरिक्त प्रभार है, धर्मेंद्र प्रधान के पास अतिरिक्त प्रभार है। तो अगर नए चेहरे शामिल करने हो, 3-4 पदों के लिए नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं, लेकिन अब उसकी संभावना भी कम है। हो सकता है कि मौजूदा किसी मंत्री को अतिरिक्त जिम्मेदारी कृषि मंत्रालय की दे दी जाए, क्योंकि जिन 12 सांसदों ने विधानसभा चुनाव जीता है उसमें से 10 इस्तीफा दे चुके हैं। 10 इस्तीफा देने वाले में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल है। इसके अलावा 2 मंत्री और भी हैं, प्रहलाद सिंह पटेल जो कि जल शक्ति राज्य मंत्री हैं और रेणुका सिंह। इन दोनों को राज्य मंत्रियों की जगह खाली होने का मतलब ये नहीं होता है कि जरूरी की सरकार उस पद को भरे। तो हो सकता है इन पदों को खाली भी छोड़ सकती है। तो ये सारे अटकलें यहाँ पर हैं। हालांकि यहाँ बता दूं कि कुल 21 सांसद थे भाजपा के जिन्होंने 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव लड़े थे। उनमें से 12 सांसद जीते हैं और 12 सांसदों में से 10 ने आज प्रधानमंत्री के सामने इस्तीफा दे दिया है। 2 और आज कल में इस्तीफा दे देंगे। और इसमें खास बात है कि 7 में से 4 सांसद जो है जीत करके जो आए हैं वो राजस्थान से हैं और 4 में से 3 सांसद जो हैं वो आपको छत्तीसगढ़ से हैं। अब ये देखना है कि नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ से हटते हैं तो केंद्रीय कृषि मंत्री कौन बनता है। और दूसरी चर्चा ये है कि नरेंद्र सिंह तोमर चूंकि केंद्रीय कृषि मंत्री थे और केंद्रीय मंत्री का दर्जा मुख्यमंत्री के बराबर होता है, तो क्या वहां मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी जाती है, जिसकी संभावना कम दिख रही है। तो ऐसे में अगर कोई मंत्री पद दिया जाता तो एक तरह से डिमोशन की भी चर्चा यहाँ पे चल रही है। हालांकि राजनीति में कुछ डिमोशन नहीं होता, लेकिन ये चर्चा जरूर चल रही है। तो राजनीतिक गहमा-गहमी इस लिहाज से काफी ज्यादा रहने वाली है अगले कुछ दिनों तक। जी बिल्कुल, और वो दिखाई भी दे रहा है। आप बने रहे हमारे साथ लक्ष्मण जी, आगे भी आपसे जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें यानी कि दर्शकों को कि मिजोरम में शुक्रवार को नई सरकार का गठन किया जाएगा। यहां कल जोराम पीपुल्स मूवमेंट के नेता लाल दुहोमा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। लाल दुहोमा ने राज्यपाल हरिबाबू कंभपति से मुलाकात की है और सरकार बनाने के लिए अपना दावा भी उनसे पेश किया है। मिजोरम की विधानसभा चुनाव जो हुए उसमें जो जोराम पीपुल्स मूवमेंट पार्टी है यानी कि ZPM, इस सबसे बड़ी पार्टी बनकर ये उभरी। इसने 40 में से 27 सीटें यहां पर जीती हैं, जिसके बाद आज उसके नेता ने अपना जो दावा है वो पेश किया और कल हो सकता है कि वो यानी कि लाल दुहोमा कल यहां पर मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे। अब 5 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं उसके नतीजे तो आ गए हैं। सबकी नजरें 2024 के लोकसभा चुनाव पर अभी से टिक गई हैं। 2024 में किसका पलड़ा है भारी और क्या बन रहे हैं समीकरण, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और गरीबों की सस्ती रसोई गैस, किसानों को सस्ता फर्टिलाइजर देने पर सरकार का फोकस रहेगा। सरकार चालू जो कारोबारी साल है इसमें करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए ज्यादा खर्च करेगी और इसके लिए आज संसद में सरकार ने सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट पेश किया है। लक्ष्मण जी के पास एक बार फिर चलते हैं जो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे डिटेल लेते हैं। लक्ष्मण जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि सरकार किन किन मदों में ज्यादा खर्च करने जा रही है? देखिए, सबसे ज्यादा जो खर्च होने वाला है उसमें 3F कह सकते हैं, फ्यूल, फूड और एक फर्टिलाइजर। तो सबसे ज्यादा खर्च जो है 1,29,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च की मांग की है सरकार ने। लेकिन इसमें खास बात है कि करीब 70,000 करोड़ रुपए सरकार ने अलग अलग बचत करके बचा लिए हैं। तो सरकार के खजाने से नेट जो पैसा जाएगा करीब 58,000 करोड़ रुपए जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा खर्च में फर्टिलाइजर सब्सिडी के तौर पर करीब 13,351 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी। इसमें न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी भी है जहां पे 16,300 करोड़ रुपए के खर्च है। इसमें
से कुछ पैसे एडवांस दिए जा चुके हैं, इसलिए रकम थोड़ी सी कम दिख रही है। पेट्रोलियम सब्सिडी के तौर पर सरकार 9,196 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस 9,196 करोड़ रुपए में जो गरीबों को एलपीजी की सुविधा, रसोई गैस की सुविधा दी जाती है, उस पर 8,499 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी। इसके अलावा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत एलपीजी में सरकार 1,280 करोड़ रुपए खर्च करेगी। एक और मद है जिस पर सरकार अच्छा खासा खर्च करने जा रही है, जो राजनीतिक रूप से संवेदनशील भी माना जाता है, वह है मनरेगा। मनरेगा के तहत मजदूरों को जो पैसा दिया जाता है, उस पर सरकार पहले से तय रकम के मुकाबले 14,524 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करने जा रही है। तो ये सरकार के अतिरिक्त खर्च का ब्यौरा है जो चालू कारोबारी साल के बचे हुए दिनों में सरकार खर्च करने जा रही है। उसमें कुछ हिस्से के लिए सरकार पहले भी कैबिनेट मंजूरी ले चुकी है। अब ये संसद से मंजूरी लेने की प्रक्रिया आज से शुरू हुई है और आज संसद में, लोकसभा में और राज्यसभा में सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट के तौर पर इसे पेश किया गया है। जी, अब सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट के अलावा आज संसद में क्या कुछ खास रहा लक्ष्मण जी? देखिए, संसद की जब शुरुआत हुई तो यहाँ पे सबसे ज्यादा हंगामा जो उठ खड़ा हुआ वो था डीएमके सांसद के बयान के ऊपर, जहाँ पे उन्होंने गौमूत्र के ऊपर बयान दिया था। तो उस बयान पर काफी ज्यादा आलोचना हुई। अंत में पार्टी ने कहा कि इस बयान को हम वापस लेते हैं और संसद की जो रिकॉर्ड है उससे भी उस बयान को वापस लिया जाए। तब जाके मामला कुछ ठंडा होता हुआ दिखा। उसके बाद जो है यहाँ पे आर्थिक मुद्दे पर चर्चा होनी थी राज्यसभा में, वो राज्यसभा में आर्थिक मुद्दे पर चर्चा फिर से शुरू हो चुकी है। लोकसभा में जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन बिल के बहाने जम्मू कश्मीर के हालात पर चर्चा हुई और अभी वो बिल पारित होने की प्रक्रिया चल रही है। तो इसके तहत कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की हत्या का मामला उठाया, वहां बेरोजगारी का मामला उठाया। तो दूसरी तरफ भाजपा ने, सरकार ने, यहाँ तक केंद्रीय गृह मंत्री ने कांग्रेस को कई सारी चीजों के लिए जिम्मेदार ठहराया। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा। तो बहुत हंगामेदार नहीं कह सकते हैं, पिछले 2-3 सत्र के मुकाबले थोड़े से कामकाज होता हुआ दिख रहा है और कुछ बहस होती दिख रही है। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण जी। और अब बात करेंगे बाजार की, जहां ताबड़तोड़ तेजी का दौर लगातार जारी है। बाजार में बुल का जोश काफी हाई है। आज भी लगातार चौथे दिन बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ है। सेंसेक्स 398 अंक चढ़कर 69,654 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 83 अंक चढ़कर 20,938 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा तेजी रही आईटी, एनर्जी, एफएमसीजी शेयरों में, तो वहीं फार्मा, बैंकिंग, रियलिटी शेयरों में थोड़ी गिरावट आज देखी गई। प्राइवेट कैपेक्स में और तेजी आएगी, ऐसा कहना है लस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर सौरभ मुखर्जी का। उनके मुताबिक ट्रेंड को लेकर बाजार का नजरिया बदला है और आने वाले समय में ट्रेंड में और तेजी आ सकती है। मेरे ख्याल से काफी बड़ा रिस्क जो मिटिगेट हो रहा है इस प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स अभी भी ठीक चालू नहीं हुआ है। 2019 में जिस पैमाने पे प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स हो रहा था, मोटा मोटी उसी लेवल पे चल रहा है। इस दौरान गवर्नमेंट कैपेक्स करीबन 150% अप है क्यूमुलेटिवली, मतलब डबल से भी ज्यादा बढ़ गया है। तो मेरे ख्याल से प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स अब दबा के आएगा। तो देखिए, पार्ट ऑफ द रीजन इतनी बड़ी मूव आई है कि ट्रेंड के जो Q2 रिजल्ट्स थे बिल्कुल ब्लो आउट रिजल्ट्स थे। इवन फॉर पीपल लाइक अस, हमने 1 साल दबा के काम किया था, काफी घूमे थे, स्टोर्स वगैरह देखे थे, मैनेजमेंट के साथ डिटेल में बात की थी। हम जैसे लोग भी चौकन्ना हो गए कि किस प्रकार से सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ करीबन 20% पे ग्रो कर रहा है, स्टोर की साइज बढ़ रही है, ज़ूडियो दबा के ग्रोथ दिखा रहा है और प्रॉफिटेबिलिटी भी दिखा रहा है। दूसरी तरफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के शेयर में जोरदार तेजी का सिलसिला जारी है। एक महीने में 40% की छलांग लगाकर एचएएल का शेयर रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंच गया है। आज भी ये शेयर करीब 7% ऊपर है। एचएएल से जुड़े कुछ दिलचस्प आंकड़े लेकर सुमित हाजिर हैं। सुमित, बताएं जरा, एचएएल तो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक शानदार तेजी के साथ ये स्टॉक कामकाज कर रहा है और हाल फिलहाल में जिस तरह का अपमूव आया है, जिस तरह के न्यूज़ फ्लोज रहे हैं, उसके स्टॉक ने एक बढ़िया तेज़ी दिखाई भी है। ये तेज़ी के बाद स्टॉक करीब 1,80,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप पे पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा है और बहुत सारे इंटरेस्टिंग तथ्य भी हैं इससे रिलेटेड। पहले तो करीब 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास ही कंपनी की मार्केट कैप पहुंच गई है। ऑर्डर बुक 85,000 करोड़ रुपए, इस तरह की कंपनी के पास एक मेगा ऑर्डर बुक है जो कि इन्होंने पिछले फाइनेंशियल ईयर क्लोजर तक बताए थे। इसके अलावा ये रिसेंटली बड़ा डेवलपमेंट हुआ था जबकि पीएम ने एक तेजस की सवारी की थी और वो तेजस की सवारी के बाद से ही अब तक ये स्टॉक करीब 27% की बढ़िया तेजी दिखा चुका है। तो एक ट्रिगर वो बना था और दूसरा ट्रिगर था डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से एक बड़े तेजस एक्विजिशन को लेकर अपडेट आया था। ये कुछ रिटर्न, 1 महीने के अंदर स्टॉक 40% चला है, 6 महीने में करीब 60% चला है
और ईयर टू डेट अब तक करीब करीब 115% की एक शानदार तेजी HCL के स्टॉक के अंदर हमने ऑलरेडी देख भी ली है। लाइकवाइज कुछ और अगर नंबर्स की बात करें तो एक साल में करीब 100%, 3 साल में 550% और 5 साल में रफली जितना समय हुआ इसकी लिस्टिंग को तब से लेकर अब तक करीब करीब 600% की एक शानदार तेजी HCL के स्टॉक में हमने ऑलरेडी देखी है। और निचले स्तर 600 रुपये और उसके बाद जो बढ़िया तेजी है वो तो ऑलरेडी दिखा चुका है स्टॉक। ये देश की 35वीं सबसे बड़ी कंपनी के तौर पर अब शुमार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, करीब करीब 1,80,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप के बाद। 7वीं सबसे बड़ी PSU बन चुका है। अगर दिग्गज PSU में श्रेणी में देखा जाए तो 7वें पायदान पे पहुंच चुका है ऑलरेडी। निफ्टी की करीब करीब 17 ऐसी कंपनियां हैं जिससे ज्यादा HCL की मार्केट कैप पहुंचते हुए दिखाई पड़ रही है। 1,80,000 करोड़ रुपए के सामने जो निफ्टी की 22 कंपनियां उससे नीचे दिखाई पड़ेंगी। और साथ ही साथ ये कुछ और कंपनियां जो कि मार्केट कैप के लिहाज से एक दिग्गज मानी जाती है PSU स्पेस में। तो सबसे बड़ी कंपनी PSU में SBI 5.5 लाख करोड़, LIC 5.5 लाख करोड़, NTPC करीब 3.5 लाख करोड़, ONGC रफली 2.5 लाख करोड़ और इसके अलावा आते हैं कोल इंडिया का नाम करीब 2 लाख करोड़, पावर ग्रिड 2 लाख करोड़ और अब इसी श्रेणी में शामिल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है HCL करीब करीब 1,70,000 या 1,80,000 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप है। डिफेंस में मेक इन इंडिया का एक बड़ा पुश, इसकी वजह से स्टॉक के अंदर एक बड़ी तेजी आते हुए दिखाई पड़ रही है। रिसेंटली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से 97 नए तेजस खरीदने की मंजूरी मिली और कंपनी लगातार डिलीवर भी कर रही है। तो इस तरह की डिलीवरी और इस तरह की ऑर्डर फ्लोज कंपनी के लिए कंटिन्यू है। एक अच्छे एक्सपोर्ट की उम्मीद कंपनी गोइंग फॉरवर्ड लगा रही है, ना केवल घरेलू बाजारों में बल्कि विदेशी बाजारों के अंदर भी एक अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ट्रिगर्स जो ये कंपनी के लिए कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहा है, जिसकी वजह से आसमान में पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है HCL का स्टॉक। जी बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका सुमित। और मारुति सुजुकी ने गुजरात प्लांट से 30 लाख गाड़ियों के उत्पादन का एक नया माइलस्टोन बनाया है। आगे की रणनीति पर कंपनी के ED राहुल भारती से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने, आप भी सुनिए। मारुति सुजुकी का मैनेजमेंट इस वक्त हमारे साथ है। सर बताइए कि आज आपने एक माइलस्टोन अचीव किया है, क्या हम जान सकते हैं कि वो क्या है? हाँ, आज हमने एक 30 लाख गाड़ियों का मैन्युफैक्चरिंग का माइलस्टोन अचीव किया है। सुजुकी मोटर गुजरात जो हमारा प्लांट है यहाँ पर, और इसमें फरवरी 17 में ये प्लांट स्टार्ट हुआ था और अब तक 30 लाख गाड़ियाँ बन गई हैं। दिस इज़ द फास्टेस्ट एवर फॉर एनी सुजुकी प्लांट। सर हम जानना चाहेंगे कि वाइब्रेंट गुजरात समिट भी आ रहा है, तो कंपनी आगे गुजरात प्लांट पर क्या नया निवेश करेगी और हमें क्या नया देखने को मिलेगा और कितने नए मॉडल भी हम यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं गुजरात प्लांट में? जो सबसे अच्छी पहली बात है वो मैं जो बताना चाहूँगा, जो हमारा पहला EV आएगा, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, वो गुजरात प्लांट से में मैन्युफैक्चर होगा और गुजरात प्लांट में से लॉन्च होगा फाइनेंशियल ईयर 24-25 में। और इसके लिए अब हम बैटरी प्लांट भी गुजरात में ही बनाएंगे। और ऑलरेडी आपको मालूम होगा शायद एक और बैटरी प्लांट ऑपरेशनल है सुजुकी का, TDSG तोशिबा डेंसो सुजुकी का जॉइंट वेंचर है। कई लोग इंडिया में सेल्स इंपोर्ट करके बैटरी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। हम लोग उस प्लांट में सेल्स इंडिया में मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं और वो गुजरात से हो रहा है। इंडिया का फर्स्ट लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑलरेडी, और दूसरा बैटरी प्लांट जो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए है वो उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग गुजरात में हो रही है। उसका SOP 26 में एक्सपेक्टेड है। सर क्या आप हरियाणा और गुजरात में ही नया प्लांट लगाने की सोच रहे हैं और अगले 3 साल में कितना इन्वेस्टमेंट हम एक्सपेक्ट करें? तो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी सुजुकी और सप्लायर्स का 28,000 करोड़ है गुजरात में, विद अबाउट 1 लाख एम्प्लॉयमेंट। और आगे चल के मारुति सुजुकी ऑल ओवर इंडिया हमें कई जगह इन्वेस्टमेंट करना है। टोटल फिगर अबाउट 1.2 लाख करोड़ की है। अभी फाइनलाइज नहीं हुआ कहाँ पर कितना क्या करेंगे, कौन से बिजनेस में कितना। और सरकार जनवरी में स्पेक्ट्रम नीलामी की तैयारी कर रही है। सरकार इस साल प्रीमियम 600 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी नहीं करेगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ है असीम मनचंदा। असीम बताएं जरा क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए मार्च के अंदर वोडाफोन और आइडिया
और एयरटेल दोनों के कुछ सर्किल के अंदर लाइसेंस एक्सपायर हो रहे हैं। सरकार चाहती है कि उससे पहले स्पेक्ट्रम की नीलामी कर दी जाए और कंपनियों को स्पेक्ट्रम दे दिया जाए। तो सरकार ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। दिसंबर के एंड तक आप सरकार कंपनियों से आवेदन मंगाने की शुरुआत कर सकती है और जनवरी के अंदर सरकार ऑक्शन को कंप्लीट कर सकती है। जो हमें सूत्र के हवाले से जानकारी मिल रही है, सरकार इस साल हो सकता है कि 600 मेगाहर्ट्ज प्रीमियम स्पेक्ट्रम की नीलामी ना करे। अभी तक इस स्पेक्ट्रम की प्राइस डिस्कवरी नहीं हो सकी है। पिछली बार सरकार ने इसको ऑक्शन में रखा था, लेकिन एक भी इसके लिए बिड नहीं आई थी। तो सरकार ये चाहती है कि इस बार दोबारा से ट्राई का इसके ऊपर व्यू ले लिया जाए कि क्या इस स्पेक्ट्रम का प्राइसिंग इंडेक्स किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो ट्राई से अगर दोबारा से राय लेने की सरकार कोशिश करेगी तो इसमें इस पूरी प्रक्रिया में 3 से लेकर के 6 महीने तक का वक्त लग सकता है। तो ऐसे में सरकार 600 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी नहीं करेगी, लेकिन बाकी स्पेक्ट्रम की नीलामी को लेकर के सरकार काफी तेजी से आगे बढ़ रही है और दिसंबर के एंड तक आप सरकार कंपनियों से इसके लिए आवेदन मंगाने की शुरुआत भी कर देगी। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका असीम। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर, आप बने रहे हमारे साथ। फिर आपका स्वागत है और अब बात करेंगे तूफान मिगजॉम की, जो बंगाल की खाड़ी से उठा था और अब कमजोर हो गया है। मौसम विभाग ने इसकी जानकारी दी है। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य तटीय आंध्र प्रदेश से टकराया चक्रवाती तूफान मिगजॉम अब कमजोर पड़ रहा है और लेकिन इससे पहले तूफान ने अच्छा खासा तमिलनाडु में तबाही मचाया। यहाँ कई इलाके अभी बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। यहाँ तक कि इस विनाशकारी तूफान में चेन्नई में कुल 8 लोगों की मौत की भी खबर है। मिगजॉम का सबसे ज्यादा जो प्रभाव रहा वो तमिलनाडु में ही रहा, लेकिन इसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी इसका प्रभाव देखा गया। इस बीच चक्रवात के कारण तमिलनाडु राज्य में जो क्षति हुई है उसके लिए सीएम एमके स्टालिन ने केंद्र से मदद की गुहार की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर चक्रवात के बाद हुए नुकसान के लिए 5060 करोड़ रुपए के तत्काल अंतरिम राहत कोष की मांग की है। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के मामले में अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई है। इस मामले को लेकर पुलिस और करणी सेना के बीच गतिरोध बना हुआ है। इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। सूत्रों की अगर माने तो इस मामले की जांच के लिए एनआईए की टीम भी जयपुर पहुंच सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ गोगामेड़ी की हत्या के बाद जयपुर समेत पूरे प्रदेश में बवाल बढ़ता जा रहा है। जयपुर और अन्य इलाकों में लोगों का विरोध प्रदर्शन काफी उग्र हो गया है। जयपुर में बड़ी संख्या में लोगों ने कई टायर जलाकर अपना आक्रोश व्यक्त किया है। इस हत्याकांड के विरोध में सर्व समाज की ओर से राजस्थान बंद का आह्वान किया गया है। बाजार और स्कूलों को बंद में शामिल किया गया है। और अब बात करेंगे दुनिया की 100 प्रभावशाली यानी कि पावरफुल महिलाओं की, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को जगह मिली है। फोर्ब्स की 100 मोस्ट पावरफुल विमेन द वर्ल्ड लिस्ट में निर्मला सीतारमण 32वें नंबर पर हैं। इसके अलावा भारत में 3 और महिलाएं हैं जो इस लिस्ट में शामिल हैं। इसमें HCL की चेयरपर्सन रोशनी नाडर हैं और 60वें नंबर पर उनको स्थान मिला है। इसके अलावा सेल की चेयरपर्सन सोमा मोंडल हैं जो कि 70वें स्थान पर यहाँ पर हैं। बायोकॉन की फाउंडर किरण मजूमदार शॉ जो काफी लोगों की आइकॉनिक भी रही हैं, वो 76वें स्थान पर यहाँ पर हैं। फोर्ब्स की लिस्ट में लगातार दूसरे साल टॉप पर रही हैं यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लियेन। और अब बात करेंगे लैम्बोर्गिनी की, जिसने आज अपना पहला प्लग इन हाइब्रिड कार रेवुलेंटो को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। इस कार को इलेक्ट्रिक मोड पर भी ड्राइव किया जा सकता है। फेरारी SF90 स्ट्रैडल को सीधे टक्कर देने वाली ये स्पोर्ट्स कार सिर्फ 2.5 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। रेवुलेंटो की टॉप स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस कार में 6.5 लीटर का V12 पेट्रोल इंजन है। पावर देने के लिए 3 इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं। इंटीरियर भी इसकी शानदार है। कार में 3 स्क्रीन्स मिलने वाले हैं और अच्छा खासा लेग रूम भी इस कार में आपको मिलेगा। कुल मिलाकर लग्जरियस कार है ये और लैम्बोर्गिनी ने इसे अब सबके सामने पेश कर दिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ।